जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्जन आपके सामने मैंने पहले भी रखा था, एक बार मैं फिर रख रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा चैप्टर है ये बड़ा आसान भी है, बस इसको थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। तो इसका जो थ्योरेटिकल वर्जन है उसको हम थोड़ा सा डीप में जाके बात करते हैं। हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जो रहती है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहता है वो क्या होता है? तो इसमें इमेजिनरी नंबर का रोल होता है, यानी कि √-1 को हम i बोलते हैं। √-1 जो है वो क्या रहेगा? i रहेगा। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं a+ib, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ बुक वाले इसको z = a-ib भी बोलते हैं। जैसे नंबर ऐड होता है वैसे ही नंबर ऐड करना होता है, जैसे सब्ट्रैक्ट होता है वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नॉर्मली जैसा होता है वैसा का वैसे ही चलता है। इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बेसिकली 5 काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको i के बारे में बताया था कि जब भी आपको रोड पे दिखे i² = -1 आप उसको पकड़ के लिख सकते हैं, वैसा है। मैं सिर्फ इसके अलावा कि यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, ये न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए, z = x + iy। यहां पर हम एक पहला काम करेंगे जिसका नाम है मॉडुलस। आपको पहली चीज निकालना पड़ेगी, वो है मॉडुलस। हिंदी में इसको मापांक बोलते हैं। मापांक, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं r से या mod z से। उसको निकालने का फार्मूला हो जाएगा x² y²। यदि इसका हम डायग्राम बना के देखें तो डायग्राम इसका जो है वो इस टाइप से बनता है कि जैसे मान लीजिएगा ये x और ये y है। जो x y आपने यहां लिखा है वो है ओरिजिन से उस डिस्टेंस को हम r बोलते हैं। ये मॉडुलस, ये पहला काम आपको करना है। मॉडुलस निकालने का फार्मूला r = mod z = √x² + y²। ये हो जाएगा r, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस को हम मॉडुलस यानी कि मापांक बोलेंगे। ये पहला काम आपके लिए हो जाएगा। ओके, मापांक यानी कि फर्स्ट काम। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सेकंड चीज आपके पास क्या रहेगी? वो रहेगी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यानी कि हिंदी में इसको कोणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणांक। अब ये कोणांक क्या होता है? स्वाभाविक है कौन होगा। तो यदि z = x + iy है तो कोणांक निकालने का फार्मूले के पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा निकालने का फार्मूला होगा tan 1y/x। अब ये z जो है वो 4 जगह हो सकता है। कहां हो सकता है? ये 4 जगह हो सकता है। z जो है वो 4 जगह होगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका आर्गुमेंट खुद आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा ही होगा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या होगा आपके पास में? उसका आंसर होगा माइनस का थीटा। ये आपके लिए आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस का थीटा। यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस का थीटा होगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z पाई माइनस थीटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जगह हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में या थर्ड में। और एक और होगा आपके पास में माइनस का पाई प्लस का थीटा। ये हो जाएगा आपके पास में आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z। यानी कि आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, यानी कि बेसिक चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। पाई माइनस थीटा आर्गुमेंट ऑफ z, माइनस पाई प्लस थीटा आर्गुमेंट ऑफ z। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए थीटा तो आपको फाइंड करना ही है, लेकिन वो 4 तरीके का से आर्गुमेंट डिजाइन होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम समझते हैं इसको।
ओके, अब एग्जाम्पल लेने के लिए मैं एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। मैं 4 तरह के एग्जाम्पल लूंगा, यानी कि एक हो जाएगा z इक्वल टू 1 प्लस आई, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल z इक्वल टू 1 माइनस आई। थर्ड एग्जाम्पल z इक्वल टू -1 माइनस का i। और फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास में z इक्वल टू -1 प्लस i। ये 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर डिजाइन हो जाएंगे। तो इसका हमको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका डायग्राम कहां तैयार कर रहा हूं, इधर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा 1,1, यानी कि ये आपके लिए हो जाएगा r। यदि ये यहां पर हुआ तो 1, -i, यानी कि x तो पॉजिटिव है लेकिन y जो है वो नेगेटिव है, यानी कि 1, -1 ये हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि ये जाएंगे, सॉरी ये थर्ड का आइटम है ये, तो ये हो जाएगा आपके लिए -1, -1। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम लोग गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या देगा, -1, 1। 4 अलग अलग तरह का डिजाइन हो गया। आपको सबसे पहले थीटा निकालना चाहिए। तो ये फार्मूला है y बाई एक्स। क्या फार्मूला है, y बाई एक्स। अब y मोड लगा हुआ है, x के साथ भी मोड लगा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, y बाई एक्स यानी कि 1/1 यानी कि π/4। अब आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू तो π/4 आ गई, लेकिन क्या होगा, y बाई एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है वो कोई रोल नहीं रखेगा, क्योंकि मोड लगा रखा है तो वो तो π/4 रहेगा। अब माइनस का π/4 रहेगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होता है, तो इसका आर्गुमेंट थीटा रहेगा। इस वाले केस में आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4। ये इसका आंसर हो गया π/4। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, ये -π/4। यहां पर कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी कि माइनस का पाई प्लस का थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई प्लस का थीटा यानी कि π/4, यानी कि ये बनेगा माइनस का 3π/4। और इधर कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई माइनस थीटा। पाई की जगह पाई, थीटा की जगह π/4। कितना हो जाएगा, ये 3π/4। ये हो गया काम क्लियर। इसका पूरे स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। 4 अलग अलग क्वाड्रेंट, 4 अलग अलग एग्जाम्पल, तो 4 अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, जैसे किसी फ्लोर में यदि हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं और उस फ्लोर के जैसे ही ऊपर वाला फ्लोर है थर्ड पे है, लेकिन तब भी वो सेकंड और थर्ड उसका नामकरण अलग हो जाएगा। एंगल तो वही है जो उसको होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है वो मायने रखता है। ये फर्स्ट, ये भी वही है, तो इसको फोर्थ में है इसलिए माइनस का π/4 बोलेंगे, थर्ड में है तो माइनस का 3π/4 बोलेंगे, और सेकंड में है तो पाई माइनस कर देंगे। ये 4 अलग अलग चीजें मैंने डिजाइन करी है। थीटा सब जगह सेम रहेगा π/4, लेकिन आर्गुमेंट अलग अलग हो जाएगा क्योंकि उसकी पोजीशन अलग अलग है। समझ गए, पोजीशन अलग अलग है, इसके लिए वो चारों का आर्गुमेंट अलग अलग हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात आपको यह समझनी है कि सवालों के पढ़ने का तरीका क्या होता है। आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद आनी चाहिए, आर्गुमेंट निकालने का तरीका, और यह स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी एग्जांपल है वो किस फॉर्मेशन में दिया हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, वो एक्स और वाई की पोजीशन के आधार पर डिजाइन करते हैं हम लोग। ये फंडा मैंने आपके सामने क्लियर करा, आप इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे सवाल किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। ओके, यहां पर एक नई चीज हम लोगों ने डिस्कस करी है जिसका नाम है आर्गुमेंट।
और एक है आपके लिए मॉडुलस यानी कि मापांक यानी कि आर, मॉड जेड बराबर √x² y²। अब तीसरी चीज हम लोग आगे लेकर चलते हैं, यानी कि थर्ड नंबर हम लोग लेकर चलते हैं। थर्ड नंबर यानी क्या? तो थर्ड नंबर यानी क्या, वो जरा ध्यान से सुनना अब आप लोग। वो है आपके पास में फॉर्म। फॉर्म का मतलब, उसके पहले मैं एक और नई चीज बता दूं आपको, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं हिंदी में संयुग्मी। संयुग्मी जैसे z = x + iy है, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा x - iy। z बार को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z। क्या किया? इमेजिनरी का साइन चेंज किया, सिर्फ आपने इमेजिनरी का साइन चेंज किया। इमेजिनरी रियल नंबर जैसा है वैसा का वैसे ही लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहां पर कुछ बेसिक चीजें और क्रिएट होती है कि जैसे संयुग्म में निकाला आपने, ओके, एक और बार निकाल दो तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या करो आप लोग, संयुग्मी और संयुग्मी को दोनों को ऐड कर दो। नॉन संयुग्मी संयुग्मी को ऐड कर दोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? रियल ऑफ जेड, रियल नंबर मिलेगा जेड का। कैसे मिलेगा? जेड की जगह लिखो x + iy, जेड बार की जगह लिखो x - iy, iy से iy कैंसिल, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो देखो रियल हुआ कि नहीं हुआ पूरा। ऐसे छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल आपके सामने यहां पर क्रिएट होंगे। ओके, छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल आपके सामने क्लियर होंगे। तो क्या इसमें, ये तो सवाल जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो संयुग्मी किसको बोलते हैं वो क्लियर है। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे 1/1 + i। अब आप बोलोगे इसका संयुग्मी 1/1 - i। बोले सर आप ही ने कहा था इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो। जी नहीं, ये गलत है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद में साइन चेंज कर पाओगे। सो 1/1 + i जो दिखता है, इसका आप क्या कर दो? रैशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण कर दो। 1/1 + i का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन कर दो तो ऊपर हो जाएगा 1 - i, नीचे हो जाएगा 1 - का i², यानी कि 1 - का i² मतलब -1 + का 1 यानी कि 2। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सिंप्लीफाई किया 1 - i/2। z बराबर 1 - i/2। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करा? सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद में जो काम आपको करना है वो भी तो देखिए जरा कैसे करते हैं। तो इसका रैशनलाइजेशन करने की अब जरूरत नहीं है, वो हो गया। अब इसका z बार कितना हो जाएगा? 1 + i/2। z है 1 - i/2, तो z बार कितना हो जाएगा? 1 + i/2। क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से, कहीं से कहीं तक किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवालों को पढ़ने के लिए। ओके, फंडा क्या है, फंडा क्या नहीं है, वो जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से लेकर आइए सवाल किस तरीके से डिजाइन करते हैं हम लोग। ओके, कोई दिक्कत 1% भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्लियर कर सकते हैं सवालों के पढ़ने के तरीके को। सो ये कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया। अब मैंने आपको अभी तक 3 काम बताए हैं। पहला मॉडुलस, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड कॉन्जुगेट। 3 काम फाइंड करने के बाद में हम एक और काम ले रहे हैं चौथे नंबर का, जिसका नाम है फॉर्म। फॉर्म 2 टाइप के होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म। होने में तो एक और होता है लेकिन इसकी अभी फिलहाल अपने को जरूरत नहीं है, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको यूलर फॉर्म भी बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म जो अभी तक आप पढ़ के आ रहे हो वही था, z = x + iy। जो फॉर्म यहां पर था वो का वही फॉर्म है। फिर ये हो जाएगा आपके लिए पोलर फॉर्म, यानी कि r
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। z बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। z बराबर यहां पर एक और हो जाएगा e आई थीटा। ये 3 फॉर्म आपको डिस्कस करना है। आखिरी वाला फॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 बार सवाल आ चुका है। लेकिन पहला और दूसरा फॉर्म ऐसा फॉर्म है जिसके बिना एग्जाम नहीं होती है। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आप सवाल किस तरीके से ला रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। ओके, सो ये सवालों का पढ़ने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं हम लोग, कई बार आपको वो भी सोचना पड़ता है। खैर, सवालों को हम लोग फिर से आगे इंप्रूव करते हैं। फॉर्म हो गया, फॉर्म के बाद में हम चलते हैं कि फॉर्म कैसे बनते हैं। सो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से हम जा सकते हैं z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म में हम जा सकते हैं। z बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो z बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये 2 फॉर्म आपके सामने आए। दोनों फॉर्म आपके साथ आने के बाद में z बराबर एक्स प्लस आई वाई, z बराबर r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये 2 चीजें आपके पास समझनी चाहिए। ओके, अब ये समझने के बाद में एक दूसरे में हमने अभी कन्वर्ट किया। r मतलब आपका मॉडुलस कैसे निकाला हमने, जिसमें x और y की हेल्प ली हमने। फिर ये थीटा कैसे फाइंड करा, थीटा मतलब कि आर्गुमेंट, उसमें भी हमने x और y की हेल्प ली। सो इस पूरी प्रोसेस को हम फार्मूले के साथ समझने के बजाय सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं, सीधा एग्जाम्पल का यूज करते हैं। तो यदि आपने z लिया, मान लीजिएगा सपोज मैं फिर से वही ले लेता हूं 1 प्लस आई ले लिया। यहां पर x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 1, तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप बोलोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में यदि 1 1 रखेंगे तो r की वैल्यू √2 मिलेगी। थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 1/1 यानी कि π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली, π/4 मिली। मतलब आर्गुमेंट है यहाँ पे थीटा π/4 हो गया। z की जगह रख दीजिएगा r बराबर √2 cos π/4 आई साइन π/4, ये रख दिया। ये z कौन सा फॉर्म माना जाएगा, पोलर फॉर्म। इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, पोलर फॉर्म। इस फॉर्म को कौन सा बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ध्रुवी रूप। कार्टेशियन फॉर्म, ध्रुवी रूप और कार्तिक रूप, ये दोनों रूप आप इसको बोल सकते हैं। ये हो जाएगा कार्तिक रूप और ये हो जाएगा आपके लिए ध्रुवी रूप। ओके, सो कितना बढ़िया कंसेप्ट है पूरा। ये एक एक चीज को समझने के लिए आया पूरा। इस फॉर्म से उस फॉर्म में जा सकते हैं। कोई बोलेगा सर आप इस फॉर्म से उस फॉर्म में कैसे जाओगे, तो √2 की जगह √2 लिखो। cos π/4 कितना होता है, 1/√2। आई साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस का आई, ये हो जाएगा आपके लिए z बराबर 1 प्लस आई। अपने आप आया, अपने आप तरीके से, इजी तरीके से निकल रहा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवालों को समझने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज, अजीबोगरीब अंदाज होता है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है। ओके, सो ये 2 फॉर्म हम लोगों ने क्लियर किए। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको 4 चीजें बता चुका हूं। 4 चीजें का मतलब 4 आइटम आप सीख चुके हैं। अब एक 5वां चीज आता है हमारे सामने, उसका नाम है, वो है इनवर्स। इनवर्स को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। इनवर्स 2 टाइप के होते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, क्या? प्रतिलोम। एडिटिव यानी कि योजक, प्रतिलोम। गुणज, प्रतिलोम। गुणज प्रतिलोम, योजक प्रतिलोम, गुणज प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी कि इनवर्स के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूं, यदि 2 का आप एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो माइनस का 2 का यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो 1/2। सपोज यदि आपने माइनस का 1/8 का यदि इनवर्स निकाला तो -1/8 का एडिटिव इनवर्स साइन प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव वाला माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/8 प्लस का 8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स। एडिटिव में साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बात खत्म। मल्टीप्लिकेटिव में क्या करना है? उल्टा करना है, माइनस माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि z बराबर आपको पास है, मान लीजिएगा 1 + i/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1 माइनस का i/2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/1 + i। ये एडिटिव इनवर्स और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई समझौता आपको नहीं करना है। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, दोनों चीज आपके पास आसानी से क्लियर है। ओके, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझने की चीज है, आसानी से आप सवाल को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। एक बार जरा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा सवाल किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, सो ये एक अच्छा कंसेप्ट, 5 चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। एक था आपके लिए इनवर्स, सेकंड नंबर का फॉर्म, उसके बाद था कॉन्जुगेट, उसके बाद था आपके पास में आर्गुमेंट, उसके बाद था आपके पास में मॉडुलस। पांचों आइटम को मैंने आपके सामने डीप में जाकर डिस्कस किया है। डीप का मतलब गहराई पूर्वक हम लोगों ने बात करी है। सवाल पांचों चीजों को हमने जिस तरीके से समझा है वो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ओके, अब ये पांचों चीजें होने के बाद इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और ये सारे क्वेश्चंस देखना किस तरीके से चलते हैं। पहला क्वेश्चन आया मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करने में एक बात ध्यान रखना पड़ेगी। मॉडुलस फाइंड यदि आपको करना है तो कोई भी चीज हो वो इस फॉर्मेशन में होनी चाहिए। किस फॉर्मेशन में? इस फॉर्मेशन में, वो इस फॉर्मेशन में होनी चाहिए। अब ये तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो डियर चिल्ड्रन आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो आपको यहां पर करना है √2 + i डिवाइडेड बाई √2 - i। आपको इसका रैशनलाइजेशन करना है, यानी कि परिमेयीकरण करना है। नीचे है √2 - i तो ऊपर हो जाएगा √2 + i, √2 + i। ये आपको इसमें करना है। ऊपर आप इसका होल स्क्वायर यदि कर देंगे, क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 i स्क्वायर प्लस का 2 √2i। नीचे हो जाएगा आपका 2 प्लस का 1, i स्क्वायर मतलब -1, दो में से एक जाएगा यानी कि 1 प्लस का 2 √2i डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपके लिए क्या? z। ये क्या हो गया आपके लिए? z। z बराबर 1 + 2 √2i। अभी आपको जिस काम के लिए बोला गया है वो काम आपने अभी भी नहीं किया है। इसका यदि ये z दिया हुआ है तो इसका मॉडुलस यानी कि r यानी कि mod z निकालने का फार्मूला ये है x² + y²। अंडर रूट लगाइएगा x²। अब यहां पर x कौन है? 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर। y कौन है यहाँ पे? तो 2 √2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। ये आपके लिए क्या है? y² है। अंडर रूट लगाएंगे 1/3 का स्क्वायर 1/9, 2 √2 यानी कि कितना हो जाएगा? ये 8, 8/3 यानी कि 8/9।
तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 8 प्लस 1 यानी कि 9, 9/9 यानी कि 1, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर कितना मिलेगा इसका? सी। करेक्ट आंसर इज सी। फाइनली इसका सी करेक्ट आंसर होगा डियर चिल्ड्रन। ओके, पूरे क्वेश्चन को देखिए हमने रेशनलाइजेशन क्यों करा। पहला क्वेश्चन स्वाभाविक ये बनता है क्योंकि ये मॉडुलस निकालने के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए करा। ये करने के बाद में जो फार्मूला है वो क्या है क्या नहीं है वो आपको भी पता होना चाहिए। सो ये भी एक नई चीज, नया कंसेप्ट, नया फंडा आपके सामने आ रहा है। ओके, आगे डिस्कस करें। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और सवाल बनाते वक्त आप ध्यान रखना कि किस तरीके से कर रहे हो। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए ये आइडेंटिटी जो दी हुई है ये किस फॉर्म में दी हुई है ये भी आपको समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन यदि आपने परफॉर्म कर लिया, ये मान के चलिएगा कि ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। ओके, सो पहले तो पूरे सवाल में दो बातों का ध्यान रखना है कि ये 1 माइनस नाम की चीज अपने को नहीं चलती है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस वाला। तो यहां पर एक सूत्र में लिख रहा हूं, पहले तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा फार्मूला में लिख रहा हूं साइन थीटा का। ये ट्रिग्नोमेट्री के खूब फेमस फार्मूले हैं, और देखिए विडंबना समय की ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आ रही है। यही तो मैथ्स है, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। अब यहां तो 1 माइनस साइन है, 1 माइनस कोस होना चाहिए था, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन यानी कि 1 माइनस कोस, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। आई ये जो कोस है इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, चलेगा। 1 माइनस कोस क्या होता है? 1 माइनस कोस होगा 2, 1 माइनस कोस यानी कि 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस यानी कि 2 साइन स्क्वायर आधा हो जाता है, फार्मूला लिखा हुआ है। तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, फिर ये आई साइन हो जाएगा आपके लिए 2 साइन हाफ पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, और यहां हो जाएगा कोस पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। ओके, 2 साइन स्क्वायर आई 2 साइन कॉस, दोनों चीज आपके पास क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम फंडा क्लियर है, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं। 2 साइन स्क्वायर साइन और कॉस, तो यहां हो जाएगा 2 साइन, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 जो है वो बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा साइन, 2 है ना पावर में, इसलिए एक बाहर हो गया एक अंदर बच गया। यहां हो जाएगा आई कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। इतना होने के बाद फिर देख लो नजारा जरा इसका, 2 साइन थीटा पाई बाई 4 वगैरह सब साथ में है, इसको ये इनटू में है साथ में रहेगा, आर्गुमेंट में दिक्कत नहीं देता है, कॉमन है ना इसलिए दिक्कत नहीं देगा, दोनों में है इसलिए कट जाता है वो। साइन को कोस बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पोलर फॉर्म ये बोलता है कि कोस प्लस आई साइन होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे कोस पाई बाई 2, फिर से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करने पर ये प्लस हो जाएगा थीटा बाई 2, 90 माइनस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 माइनस अंदर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये बनेगा आई साइन पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2। ये वाली चीज आ गई। अब फाइनली जाके ये सिंप्लीफाई हुआ है, आपको सिंप्लीफाई तो करना ही है नो डाउट, लेकिन जो काम करना है वो है आर्गुमेंट का। तो आर्गुमेंट का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। वाई कौन है यहां पे जरा देख लीजिएगा नजारा,
y है आपका साइन पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2। x कौन है? तो ये है cos पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2। ये अपॉन इसके भी रहेगा, इसके भी रहेगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ओके, साइन बाई कोस यानी कि 10, बाहर ऑलरेडी 10 इनवर्स है, तो पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2 बचेगा, यानी कि डी इज ए करेक्ट आंसर। डी इज ए करेक्ट आंसर। पूरे सवाल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। पूरे सवाल का स्ट्रक्चर जितना अच्छे से देख सके उतना अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? फाइंड करते वक्त कितनी सारी चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कितना सारा कंटेंट आपको देखना है, फार्मूले भी लगाना है, और ऐसे सवाल प्रैक्टिस करने के बाद दाएं हाथ का या बाएं हाथ का क्या बोलते हैं वो हो जाता है। ओके, सो फिलहाल डी करेक्ट आंसर है। इस सवाल को फिर हम बाद में और कभी मौका मिला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपने को बार बार देखना पड़ेंगे। फिर आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मेशन होना चाहिए इस प्रकार का, z बराबर x प्लस आई वाई। फॉर्मेशन होना चाहिए इस प्रकार का, z बराबर x प्लस आई वाई। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है सारे काम छोड़कर। तो 1 प्लस आई को इस फॉर्म में लाना है, वो मैंने आपको बता दिया है किस फॉर्मेशन में आपको चलाना है। z इक्वल टू 1 प्लस आई 2 प्लस आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का दोनों में जाएगा, यानी कि 2 प्लस आई। फिर इधर जाएगा आपके लिए 2i माइनस का आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस आई। आई हो जाएगा यानी कि 2i माइनस का आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। इसके बाद 2 माइनस आई स्क्वायर है, प्लस का आई यानी कि 3 प्लस का 3i डिवाइडेड बाई 3 माइनस का आई। 3 माइनस का आई आपके पास में नीचे है, ऊपर जाएगा तो 3 प्लस आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आई। और हो सकता है तो ऊपर से 3 भी कॉमन ले लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 3 कॉमन यदि लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस आई, नीचे हो जाएगा 3 माइनस आई। तो 3 माइनस आई यानी कि 3 प्लस आई, 3 प्लस आई। 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 3 माइनस आई। ओके, सो 1 प्लस आई 3 प्लस आई का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस का आई, 3i माइनस आई स्क्वायर को मैं प्लस माइनस 1 लिख रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग। 3 3 9 और 1 10, प्लस का 10 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा यानी कि 2 प्लस का 3i और 1i 4i डिवाइडेड बाई 10। ओके, जो भी आप जानते हैं वो कर दीजिएगा। 3 दूनी 6, 6 बटा 10, 4 तिया 12, i बटा 10। काटा पीटी सिंप्लीफाई जो भी आप जानते हैं अपने जीवन में वो सब करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 6/5 आई। ओके, 6/5 आई, ये वाली चीज आपके सामने बन रही है। इस पूरे क्वेश्चन में कई बार हमको सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत गलतियां होती है, तो क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। और कुछ सवाल मैं जानबूझ के भी गलत करता हूं ताकि आपका ध्यान कहां है ये पता चल सके पूरा, तो रीचेकिंग जरूर करनी चाहिए। जेड बराबर क्या लिखा आपने? जेड बराबर आपने लिखा 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा आपके लिए 2 प्लस आई, 2i, आई स्क्वायर कितना हो गया आपके लिए? अब इधर ध्यान देना, ये प्लस का आई स्क्वायर था, मैंने माइनस का आई स्क्वायर लिखा। अब एक साइन का गलती कितना खतरनाक है वो आंसर ही नहीं देगा। मैंने क्या लिखा था पहले? माइनस का आई स्क्वायर, भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आई स्क्वायर आएगा, उसके बाद होगा -1 के +1। ये चीज बहुत लेके डूबती है बच्चों को ये, तो उसके बचने के लिए पूरा सवाल एक बार फिर से रीशफल अपने को करना पड़ेगा, और ये आप घर में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी पूरी ये। और गलतियां कहां होती है वो भी समझने की कोशिश करें, कहां गलत हो सकता है कहां सही हो सकता है वो भी देखिएगा। सो एक बार फिर 2 प्लस आई अपनी जगह, आई का हो जाएगा 2i, आई स्क्वायर यानी कि +1, तो 2i स्क्वायर अब होगा -1 यानी कि ये आंसर मिलेगा आपका 1, क्योंकि आई स्क्वायर इज ए -1। 1 प्लस का 3i डिवाइडेड बाई 3 - i। अब लगाइए इसमें रेशनलाइजेशन वाला फंडा, परिमेयकरण वाला फंडा। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, तो ये 1 जाएगा उसके साथ यानी कि 3 प्लस आई, यहां हो जाएगा 3 तिया 9i माइनस का 3i स्क्वायर था तो माइनस का 3 कर दिया, 3 तिया 9 और 1 10, 3 से 3 चला जाएगा, जाने दो बेचारे को। 9i और 1i 10i डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 गया, केवल i बचा। z बराबर केवल i बचा, उसको आप लिख सकते हो 0 प्लस i। प्योर इमेजिनरी नंबर है, आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला 10y बाई x। y कितना है डियर चिल्ड्रन, y है आपके लिए 1, x कितना है 0, 10 इनवर्स 0 कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये इन्फिनिटी है इसलिए। तो आर्गुमेंट कितना आया आपके लिए 90 डिग्री यानी कि π/2। आर्गुमेंट कितना हुआ इसके लिए π/2। पूरे क्वेश्चन में एक साइन का गलती था और वो गलती हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है, सोचने वाली बात है। एक साइन की गलती कितनी भारी हो सकती है वो उसकी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। ओके, सो उससे बचने के लिए हर एक स्टेप को बिल्कुल ऐसे लिखिएगा कि जैसे यही एग्जाम में आ रही है। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो होते हैं r थीटा, r मतलब कि आर्गुमेंट, क्योंकि पोलर फॉर्म में दो ही चीजें चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए और मॉडुलस चाहिए। आर्गुमेंट चाहिए और थीटा चाहिए, ये दो चीजें चाहिए आपको। सो इस पूरे सवाल में जरा देखिए, 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4i। 1 प्लस 7i अपनी जगह, 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4i। 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 4 प्लस का आई स्क्वायर मतलब कि माइनस, कितना हो जाएगा ये माइनस यानी कि 3 माइनस का 4i। 1 प्लस 7i मतलब कि 4 में से 1 जाएगा यानी कि 3 माइनस का 4i। और अब आपको करना है इसका रेशनलाइजेशन, क्योंकि फ्रैक्शन में भी i हमको नहीं जमता है। तो 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i, ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। z इक्वल टू, तो 3 प्लस 4i, 7 3 जा 21i माइनस 7 4 जा 28, आई स्क्वायर था इसलिए मैंने माइनस कर दिया, 3 तिया 9, 4 चौक 16। ओके, 3 माइनस 28 यानी कि माइनस का 25 प्लस का 25i डिवाइडेड बाई 25। फाइनली आंसर बनेगा -1, कैंसिल हो जाने के बाद प्लस का i। तो z की वैल्यू कितनी निकली -1 प्लस का i। z की वैल्यू कितनी आई -1 प्लस का i। डियर चिल्ड्रन, r निकालने का फार्मूला हमने आज ही डिस्कस करा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। r की वैल्यू आएगी √2। इसका यदि हमने थीटा फाइंड करा, क्या फाइंड करा, थीटा फाइंड करा, तो tan इनवर्स y भी 1 है, x भी 1 है यानी कि π/4 आएगा। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है यानी कि ये क्वाड्रेंट है आपका कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि पाई माइनस थीटा यानी कि पाई में से π/4 जाएगा यानी कि 3π/4 यानी कि √2, 3π/4 इसका आंसर है। दो काम सामने वाले ने आपसे करवाए हैं, मॉडुलस निकालने वाला और आर्गुमेंट निकालने वाला, लेकिन सिंप्लीफाई करने का तो रोल ही नहीं था, लेकिन हमको फिर भी करना पड़ा दोनों काम के करने के चक्कर में। खैर अच्छा है, मैथ्स है
तो यही तो चीज है जो हमको काफी आगे बढ़ाती है और आपको काफी आगे लेके जाती है। यही चीज अपने को मैनेज करनी है, यही चीज अपने को सीखनी है। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने निकला है, पोलर फॉर्म। अब आपको इसका पोलर फॉर्म बताना है। z बराबर कितना दिया हुआ है आपके सामने, 2 माइनस का 2i दिया है। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z बराबर दिया हुआ है 2 माइनस का 2i। z बराबर दिया हुआ है 2 माइनस का 2i। ओके, पोलर फॉर्म इनमें से बताना है। पोलर फॉर्म बताने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा उसका मॉडुलस, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √8। √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 यदि जरूरत पड़ी तो। ये हो गया इसके लिए मॉडुलस। फिर उसके लिए थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने का फार्मूला tan इनवर्स y मतलब कि 2। अब आप बोलोगे सर y तो माइनस का 2 है, तो थीटा निकालने के लिए प्लस ही लेता है क्योंकि मोड लगा देता है। तो थीटा आ जाएगा π/4। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है डियर चिल्ड्रन, ये क्वाड्रेंट है आपके पास में कौन सा, माइनस वाला, y माइनस का है। तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस का थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस का π/4। ये दो चीजें आपके सामने आई है। ये दो चीजें आपके पास आने के बाद क्या करना है आपको वो भी जरा देखिएगा। आर्गुमेंट ऑफ z हो गया, r हो गया, दोनों चीजें क्लियर हो गई। हमारे पास में पोलर फॉर्म होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। r यानी कि 2√2। याद रखना है पोलर में थीटा आर्गुमेंट वाला होता है, वो वाला थीटा नहीं π/4 वाला। यहां रख देंगे आप cos माइनस π/4 प्लस i sin माइनस π/4। यहां रख देंगे ये वाली चीज। ऑप्शन ए इज ए फाइनली करेक्ट, यानी कि 2√2 cos माइनस π/4 प्लस i sin माइनस π/4 यानी कि 2√2 इस प्रकार का आंसर आया। क्लियर है। अब इस पूरे क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, यदि आपको आर्गुमेंट निकालना नहीं भी आया चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए को सिंप्लीफाई कर दो, 2 माइनस 2i दिख जाए तो सही, नहीं दिखे तो गलत, नहीं दिखे तो बी पर आ जाओ, सी पर आ जाओ, डी तो नन ऑफ दी सही, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस के साथ पहले करने की कोशिश करो। सवाल कई बार बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा आंसर देकर भी जाता है। ये हमारे सामने एक बहुत अच्छी चैलेंज, बहुत अच्छा काम हम लोग यहां पर ये परफॉर्म करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इस z का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। थोड़ी देर के लिए z बराबर यदि 4 और कोई आपको बोले √z फाइंड करो तो हर एक बच्चा बोल देगा 4 आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। थोड़ी देर के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि 4 यदि आंसर में है लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे किया, तो 4 में 4 का इंटू कर दो। यदि ये इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर करने पर ये बनना चाहिए। तो जरा इसका स्क्वायरिंग करके देखें जरा। 2 दूनी 4 प्लस का i स्क्वायर प्लस का 4i, ये हो जाएगा 3 प्लस 4i। मैच नहीं कर रहा है भैया तो गलत है। इसका स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि इसका स्क्वायर वो होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट ये है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 9 स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12i, 4 में से माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि i स्क्वायर लगा हुआ है। तो माइनस का 5 प्लस का 12i। देखना जरा है क्या, बिल्कुल है, यानी कि बी इज ए करेक्ट आंसर। उल्टे तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि फार्मूला तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका नहीं तो। सो बी ऑप्शन करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें उसी के मल्टीप्लाई करने पर ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, आना चाहिए था, आ गया, बात खत्म हो गई। हमारे लिए सवाल आसानी से हो गया, हम आसानी से बना सकते हैं इसको। ये अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, और जिस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाए समझ लो वो एग्जाम में छप रहा है। सारे काम छोड़कर पहले तो cos 30 sin 30 की वैल्यू क्या होती है वो आपको लिखनी पड़ेगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अपॉन टू सब में दिख रहा है, कॉमन लिया उड़ा दिया, तो ऊपर मिलेगा आपको √3 प्लस i, यहां मिलेगा 1 माइनस का √3।
ये चीज आपके पास आ गई है। अब वैल्यू निकालना है मतलब सिंप्लीफाई करना है, साफ साफ दिख रहा है। सिंप्लीफाई करना है मतलब कि नीचे जो है वो फ्रैक्शन में क्या है, √3 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस का जो √3i दिख रहा है, यहां पर आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो 1 प्लस √3i 1 प्लस √3i माइनस है तो प्लस प्लस लग गया, कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर का, तो √3 इंटू 1 यानी कि √3 प्लस √3 यानी कि 3i, यहां हो जाएगा i माइनस √3, क्योंकि √3i स्क्वायर मतलब कि माइनस का √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3, √3 से √3 कैंसिल होगा, 3i और 1i 4i डिवाइडेड बाई 4 से 4 जाएगा यानी कि i बचेगा। क्या आंसर आया, फाइनली i। कितना बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए तो, B इज ए करेक्ट आंसर। इतना सुंदर इतना बढ़िया क्वेश्चन है, यदि हम सोल्व कर सकते हैं तो सवाल क्यों नहीं बन सकता है हम लोगों से, डेफिनेटली बनेगा, और हम आज बना भी रहे हैं इन चीजों को। ये मैथ से मजेदार है। यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखना एक बार फिर बड़ी जबरदस्त तरीके से आ रही है, और आने दीजिए, स्वागत कीजिएगा इसका। cos 20 की वैल्यू ना आपको आती है ना मेरे को आती है, ऐसे कैसे लिख के छोड़ दीजिएगा, देखेंगे बाद में क्या कर सकते हैं इसका, ये लिख दिया। उसके बाद में cos 75 की वैल्यू, cos 75 की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास में लिख रहा हूं, sin 15 की वैल्यू या cos 75 की वैल्यू, cos 15 और sin 15 और cos 75 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2। ओके, और सिमिलरली आपको आगे चलकर sin की और भी जरूरत पड़ेगी, sin 15 की जरूरत पड़ेगी तो इसकी भी पड़ेगी। तो अभी मैंने sin 15 की वैल्यू लिखी है, तो cos 75 की वैल्यू क्या हो गई, तो cos 75 की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये sin 75 या cos 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू हो गई। मैंने सारी वैल्यू आपके सामने लिख दी जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। cos 75 की वैल्यू कहां दिख रहा है, cos 75 ये दिख रहा है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई sin 75, sin 75 यानी कि √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू हो गई। फिर cos 10 अपनी जगह, i sin 10 अपनी जगह, इसको कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते नहीं है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलना है बेचारा को, ऐसा कैसे ही रखो। अभी cos 15 की वैल्यू ये रही √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस है बीच में भैया, तो i sin 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2 वैल्यू रखने वाला सारा काम खत्म हो गया। वैल्यू रख दी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक छोटा सा काम आपको और करना है, छोटा सा काम आपको यह करना है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, कॉमन बुलाइएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। और अगला काम क्या करना है वो भी ध्यान से सुनना आप जरा, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो cos 20 cos 10, तो कितना हो जाएगा ये cos 20 cos 10, जैसे आप जानते हो वैसे ही करो, cos 20 cos 10 प्लस लगाइएगा cos 20 i sin 10 यानी कि sin 10 यहां पे लग जाएगा i, फिर i sin 20 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा i sin 20 cos 10 और इसका मल्टीप्लाई उसके साथ हो जाएगा, यानी कि i इंटू आई यानी कि i स्क्वायर मतलब माइनस साइन 20 और साइन 10, ये हो गया डिवाइडेड बाई, देखो जरा इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये भी कुछ बच रहा था, तो ये क्या बच रहा था जरा वो भी देख लीजिएगा, √3 इन दोनों को थोड़ा बाद में सिंप्लीफाई, थोड़ी स्पेस कम है ना इसलिए, तो थोड़ा पहले मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये लिखने के बाद में cos 20 cos 10 sin 20 sin 10, इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos a cos b sin a sin b वाला फार्मूला, माइनस है तो प्लस आता है यानी कि ये हो जाएगा cos 30, यानी कि cos 20 cos 10 माइनस sin 20 sin 10 हो जाएगा आपके लिए cos 30,
प्लस यहां से आई बाहर निकाल लीजिएगा, आई बाहर निकालेंगे तो साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, यानी कि हो जाएगा आपके लिए साइन 30। यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos 30 आई साइन 30 मिलेगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1 आई 1/2, यानी कि √3 प्लस 1/2 मिलेगी। इन दोनों की, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। तो मैं इसको पूरा लिख रहा हूं वापस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मिल रहा है, यहाँ पे आई लग रहा है। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो √3 माइनस 1 प्लस का √3 आई प्लस का आई डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं बचा था। और इधर देखना जरा वापस, √3 प्लस 1 माइनस आई, √3 माइनस माइनस प्लस आई। अब आपको पूरे का रेशनलाइजेशन करके वैल्यू निकालना है, प्लस का 1 आंसर आएगा इसका। कैलकुलेशन बड़ा जबरदस्त है, मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए आप अपना रफ कॉपी का एक अच्छा क्लियर पेज लेकर इस पूरे को परफॉर्म कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार वैल्यू देकर जाएगा ये इस पूरे सवाल की क्वालिटी ये हुई है। ओके, ये काम आप आसानी से और बेधड़क होकर कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। ये प्रोसेस का पार्ट हो गया। ये जिस तरीके से हम चला सकते थे इसको, उस तरीके से हम लोगों ने इसको चलाया। अब एक तरीका और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो हर सवाल के लिए कई बार इंपॉर्टेंट होता है, बट इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक चीज आना पड़ेगी जिसका नाम है डी मावर थ्योरम। वो चीज आपको नहीं आई तो सवाल नहीं बन पाएगा। डी मावर थ्योरम वैसे भी आपको सीखनी है, आगे भी बहुत उपयोगी लेती है पूरी ये थ्योरम होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसका नाम है डी मावर थ्योरम। ये स्कूल के सिलेबस में नहीं थी, ये कॉम्पिटिटिव के सिलेबस में आती है। डी मावर थ्योरम यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n। इसमें आपका जो ये n है वो आगे आ जाता है, यानी कि आई साइन थीटा, जो n है आपका वो आगे आ जाएगा, यानी कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये डी मावर थ्योरम है। ये डी मावर थ्योरम तभी लगती है जब पोलर कोऑर्डिनेट होना चाहिए, पोलर फॉर्म होना चाहिए। मतलब कि ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में होगा तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये एक छोटे सी बात आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वापस। क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं, यानी कि cos 15 माइनस साइन 15, यानी कि पावर कितनी है इसकी 1। इस 1 को उठा के ऊपर लेके जाएंगे। मैं अभी पहले केवल इसको सोल्व कर रहा हूं। तो cos 15 माइनस आई साइन 15 को यदि मैं केवल सोल्व करूंगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का आगे आ जाएगा तो cos माइनस 15, cos में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन साइन में फर्क पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपके लिए साइन 15। अब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, cos 15 प्लस आई साइन 15, आपस में मल्टीप्लाई आप इसका कर सकते हो। कैलकुलेशन बहुत इजी और बहुत शानदार बन गया पूरा ये, इसमें आपको कोई से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक तरीका मैंने बताया, कभी लगे तो आप इसको बेशक होकर कर सकते हो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर किया है ऑलरेडी, बहुत डिटेल में जाके। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 2 फार्मूले हैं जिसके बिना एग्जाम नहीं होती है। सो 2, अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखना। अब ये 2 और ये 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां से 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल पावर 27। 2 प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 2 को बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। ये 2 अपनी जगह, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ओमेगा, और ये रहा माइनस का ओमेगा, ये हो जाएगा आपका 27। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस का ओमेगा, ऑलरेडी माइनस का ओमेगा है, तो माइनस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा यानी कि माइनस का 3 ओमेगा होल पावर 27। माइनस की पावर ओड यानी कि आंसर माइनस में रहेगा, लेकिन 3 की पावर 27 ओमेगा 27 आपके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बीच में क्वेश्चन आया है इसलिए मैं इसको थोड़ा शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको यहाँ पर। ये
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आंसर बना बना के देखेंगे इसके। तो स्वाभाविक है x इक्वल टू -1 तो 100% होगा कि नहीं होगा, जरा देखना। यहां पे रख देंगे x की जगह -1, -2 का क्यूब -8 प्लस का 8 यानी कि 0, यानी कि करेक्ट आंसर बन रहा है इसका यहाँ पे -1 वाला। लेकिन -1 तीनों जगह है, तो यहां पे जरा देखने वाली बात है कि ये -1 तो ये प्लस होना चाहिए। जरा ये आंसर रख के देखे, ये वाला आंसर यहाँ पे जरा x की जगह रख के देखे। x की जगह 1 माइनस का 2 ओमेगा, ऑलरेडी -1 का क्यूब है यानी कि 1 से 1 कट जाएगा, -2 का क्यूब यानी कि -8, ओमेगा क्यूब यानी कि ओमेगा 8 से 8 जाएगा यानी कि 0। तो 20 करेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि ये भी सेम कंडीशन को फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी शेयर किया आपके सामने, एक बार फिर कर रहा हूं जरा यहाँ पे। और लास्ट में बन रहा है आपके पास में अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा बराबर √3 प्लस i/2। थोड़ा सा ये ओमेगा जैसा दिख रहा है, ओमेगा बनाया जा सकता है इसको। √3 के साथ में i होना चाहिए, तो मैं i का मल्टीप्लाई पूरे में कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा √3i डिवाइडेड बाई 2i, -1 प्लस का √3i डिवाइडेड बाई 2। ये i को मैं घुमा के इधर लेके आ रहा हूं, तो ये अल्फा i हो जाएगा। ये देखा जाए तो ओमेगा हो गया आपके लिए, तो अल्फा i बराबर ओमेगा लिख सकते हो आप इसको। चाहो तो ये i को मल्टीप्लाई करके नीचे भेज सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा बराबर इसको आप ओमेगा अपॉन i भी लिख सकते हो। ये रहा 1 की जगह 1, अल्फा की जगह क्या लिखना है, ओमेगा बटे i का होल पावर 8, ओमेगा बटे i होल पावर 16, ओमेगा बटे i होल पावर 24, और लास्ट में 32 भी था, ओमेगा 32, ठीक है। i की पावर 8, i की पावर 16, i की पावर 24, i की पावर 32, हर एक नंबर डिविजिबल बाई 4, आंसर 1 हो जाएगा। ओमेगा 8, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा ओमेगा 24 यानी कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि ओमेगा की पावर 3 का टेबल यानी कि ये 1 देगा। ओमेगा 32 यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये मिलेगा आपके लिए कितना, माइनस का ओमेगा, यानी कि सी इज ए करेक्ट आंसर। इस पूरे क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से भी करा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, पहले वाले वीडियो में भी मैंने शेयर किया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसका स्पीड लिया है। स्पीड लेने की वजह है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि स्पीड यदि हम लोग सवाल के साथ करते हैं, सवाल के साथ बनाते हैं, तो ये सवाल आसानी से हो सकता है। ओके, सो ये एक बहुत पावरफुल चैप्टर में से एक है। इस पूरे सेशन को आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।